एसएससी सीजीएल 2025 जो प्रीवियस ईयर का पेपर हो उसके थर्ड टफेस्ट शिफ्ट को हम जीके को सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम नॉलेज या ना के बराबर नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम यूज़ करेंगे स्मार्ट गेस की टेक्निक्स, जिसे मैं क्या कहता हूँ, एलिमिनेशन ट्रिक्स की यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन ट्रिक्स अभी तक हम सीखते आ रहे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे इस शिफ्ट के अंदर। ऑब्वियसली ये सिमिलर शिफ्ट है और सिमिलर का क्या मतलब है वो समझदार लोग समझ जाएंगे। ठीक है, 15 सितंबर शिफ्ट 3 के सिमिलर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जीके का ये शिफ्ट रहेगा। ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है फ्री कोर्स के तौर पर यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, तो जो भी लोग ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं कि जो ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आज अप्लाई करूंगा उन ट्रिक्स का बेसिक्स अगर आपको समझना है कि वो ट्रिक्स कैसे काम करती हैं विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, तो वो सारा इस कोर्स के अंदर डाला हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो पिन किया हुआ है कमेंट, वहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको इसका फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो, अपकमिंग जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, जीके में बहुत बड़ा गेन आपको मिलने वाला है। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गंधारा आर्ट के बारे में, एक्सटेंडेड बियॉन्ड स्टोन स्कल्पचर्स, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, ऐसे सवालों में मैं आपको इस शिफ्ट को लेकर के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी नहीं है कि कहाँ ट्रिक लगेगा, कैसे लगेगा, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ ट्रिक नहीं लग सकता है। तो देखो, अ गोल्ड रिलिक्वेरी बियरिंग फिगर्स विद इन एन आर्केड वाज डिस्कवर्ड एज एट बीमरान। कुछ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये हमें नहीं बता रहा। सेकंड स्टेटमेंट भी वैसा ही है, दोनों स्टेटमेंट हमें कोई क्लू नहीं देते। अगर हमें एब्सोल्यूट नॉलेज हमारे पास नहीं है तो इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे एग्जाम में। जी हाँ, पहले सवाल को मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको ये भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं नॉलेज नहीं लगाऊंगा। अगर मैं नॉलेज लगाता हूँ मैं इसका जवाब बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मैं नॉलेज यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ एलिमिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये देखो, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कल्चरल, याद रखना कल्चरल इज अ कीवर्ड, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द कनुमा फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। अगर आपको नॉलेज से इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ओके, मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड क्या कहता है, इट इज ऑब्जर्व, अच्छा पहले वाले का मैंने आंसर नहीं बताया ना, पहले वाले का आंसर जो है वो सी होगा, बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, हालांकि ये एलिमिनेशन से हम नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड को हम पढ़ रहे थे। तो सेकंड में देखो, इट इज ऑब्जर्व टू ऑनर कैटल दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मिंग। ठीक, चलो मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करा। यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, यहाँ देखो फार्मिंग की बात कर रहा है, तो दोनों सिमिलर स्टेटमेंट हैं। तो ये हमें एक क्लू देता है, सिमिलर स्टेटमेंट वाला क्लू। ऑप्शन सी को जब हम पढ़ेंगे, इट कमेमोरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल थ्रू बॉनफायर रिचुअल्स। क्या यहाँ फार्मिंग या एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, ये अलग ही कुछ लेवल पे चला गया, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, ये सिमिलर स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन डी जब पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ रिवर्स फॉर प्रॉस्पेरस हार्वेस्ट। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों की बात की जा रही है, तो ये भी वन ऑफ द आंसर्स हो सकता है। सी तो अब मेरा आंसर नहीं होने वाला, सिमिलर स्टेटमेंट से हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर आप यहां पर डायरेक्ट तुक्का भी लेते हो तो पहले आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% की थी, अगर 4 में आप तुक्का मारते, लेकिन अब आपकी 33% की प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी को हमने अपने फेवर में ऑलरेडी कर लिया है। टीयर 1 के अंदर जहां नेगेटिव मार्किंग कम होती है, हम यहां पर भी गेस ले सकते हैं। अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन हमें क्या बताता है। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है ना, कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है। जो ही हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एटसेट्रा ये चीजें कल्चर का पार्ट होती है, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मॉनसून एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या कल्चर से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, नॉट वेरी लाइकली। ऑप्शन बी को जब आप पढ़ेंगे, इट इज ऑब्जर्व टू ऑनर कैटल। अब हम कैटल को कैसे ऑनर करते हैं, अगर आप सब इंडिया में रहते हो,
आप विदेश में नहीं रहते, तो आप सबके आसपास आई एम श्योर कोई ना कोई आपने एक ना एक फेस्टिवल अपने रीजन में देखा ही होगा, जहां पर कैटल को ऑनर करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग तरीके से उन्हें डेकोरेट किया जाता है, चाहे वो कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, चाहे कलर्स का इस्तेमाल किया जाए। आपने ऐसी चीजें जरूर ऑब्जर्व की होंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हो, अपनी आंखें और कान खुले रखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज रिलेटिंग टू व्हाट, योर कल्चर। ऑप्शन डी जब हम पढ़ेंगे, इट इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ रिवर्स। रिवर्स का जब हम वर्शिप करेंगे, कल्चर से थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है बट डायरेक्टली नहीं, तो ज्यादा डायरेक्टली बी कनेक्ट होता है, हम बी के साथ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर बी के साथ ही क्यों गए, डी के साथ भी तो जा सकते थे। तो यहां पर मैंने जैसा आपको बोला 1/3 की प्रोबेबिलिटी, आप ए बी और डी किसी से भी साथ में जाओगे, चांसेस रहेंगे आपके सही होने के। हालांकि इसका सही आंसर बी ही है। ठीक, तो चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट्स इज नोन फॉर ऑर्नेट कर्व्ड हॉर्न पाइप डिजाइन एंड सेरेमोनियल यूज इन द फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, क्वेश्चन अपने साइड से हमें बहुत ज्यादा क्लूज नहीं देता, तो यहां पर हम एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे। अगर हमें नॉलेज पता है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत आप ट्रिक यहां पर ये लगा सकते हो कि कर्व्ड चीजों, हॉर्न पाइप की बात कर रहा है, यानी हॉर्न यानी सींग की बात कर रहा है, तो नर सिंह में जब आप बात करेंगे तो यहां पर भी सिंह की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहां पर लगा सकते हैं कि जब हॉर्न की बात हुई, हॉर्न यानी सींग की बात हो रही है और यहां पर भी सिंह की बात हो रही है, तो हम इस हिसाब से बी के साथ जा सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर बी ही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्विमिंग इवेंट्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अ 50 मीटर पूल। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट्स में आपको फैक्ट मिलेंगे। यहां पर भी फैक्ट है, यहां पर भी फैक्ट है। फैक्ट वाले ट्रिक लगाओगे तो दोनों गलत हो जाएंगे। नीदर 1 नॉर 2 वाला आंसर के साथ आप जा सकते थे, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि नीदर नॉर वाला क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के ऑप्शंस को पिक करना, नीदर नॉर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे सवालों को बेटर है कि आप स्किप ही करो, क्योंकि करंट अफेयर में जब आपसे इस तरीके से पूछा जा रहा है तो इसमें आप ट्रिक इजीली नहीं लगा सकते। मैं इसे स्किप करता क्योंकि दोनों में ही फैक्ट है और नीदर नॉर बहुत रेयर होता है, इसीलिए मैं इसके साथ इसको स्किप करूंगा अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, द एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI विच वाज, अच्छा इसका आंसर भी बताना होता है, सॉरी मैं भूल जाता हूं। तो फोर्थ का जो आंसर है, फोर्थ का आंसर सी होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये मैं एलिमिनेशन से नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको आंसर बता दे रहा हूं, यहां हम एलिमिनेशन से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फलाना ढिमका, ये कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को उस ट्रिक में डाउट होता है जो मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम को हटा देना है और मैक्सिमम को भी हटा देना है और उसके हिसाब से लेना है, लेकिन जब इसे कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, देखो बहुत रेयरली इसका इस्तेमाल करना। जब नंबर्स दिखें, मिनिमम हटा दो, मैक्सिमम हटा दो, जो 2 बचे उनमें से आंसर होता है। लेकिन जब ही आप ऐसा देखो एक्स है तो इसको बहुत रेयर यूज करना, इस ट्रिक को बहुत रेयर यूज करना, और यहां ये ट्रिक नहीं लगेगी। अब जहां नहीं बिल्कुल लगाना है वो उसका मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत से लोगों को डाउट है तो मैं आज अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो आप क्या देख रहे हो कि 46 से 48 कितने का गैप मिला, 2 साल का। 48 से 50 कितने का गैप मिला, 2 साल का। 50 से 51 कितने का गैप मिला, 1 का। तो बहुत ही छोटा गैप है, सारे ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत छोटा है, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है। यहां पर आप इस ट्रिक को बिल्कुल मत लगाना। ऐसे भी ये ट्रिक रेयर ही है, लेकिन यहां और रेयर है, इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, इन चीजों को समझना एग्जाम में, ताकि एक्सेसिवली नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नोमैडिक एलिफेंट का 17th एडिशन कहां पे कंडक्ट हुआ था। अगेन वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो इसके साथ भी मैं इसको भी स्किप करना चाहूंगा। यहां पर एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है मे बी कि देखो सर यहां मेघालय, मंगोलिया, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, यानी 3 लोकेशंस इंडिया के हैं, 1 लोकेशन इंडिया के बाहर का है। लेकिन मेरे दोस्त आपको इतना पता होगा कि नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया मंगोलिया का एक्सरसाइज है, तो शायद मंगोलिया भी इसका आंसर हो सकता है। इसीलिए यहां पर आप मत ही जाना अनटिल एंड अनलेस कि आपको नॉलेज हो, तो इसको स्किप करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये अच्छा सवाल है, यहां पर भी क्या पूछ रहा है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का, जिसमें 60 से ज्यादा इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, कहां पे इसको कंडक्ट करवाया गया था। यहां पर आप वो सिमिलर वाला ट्रिक आराम से लगाना। यहां देखो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, यहां पर जापान दिख रहा है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि यहां साउथ कोरिया नहीं है। अब इन 3 में से आपको रैंडम गेस लेना है। यहां पर कोई तरीका नहीं है ये जान पाने का कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी क्योंकि 33% की है, तो आपको यहां पर
मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क अगेन डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं। मान लो आपने 15 प्लस क्वेश्चन नॉलेज के साथ अटेम्प्ट कर लिया, तब आराम से रिस्क लो, एक रिस्क आप ले ही सकते हो। या फिर मान लो आपने 3-4 सवाल ही अटेम्प्ट किए हैं और आपसे हो नहीं रहे, 3-4 ही आपको आते थे, फिर भी रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10-12 के रेंज में हो, यानी गुड अटेम्प्ट आपके 10-12 चल रहे हैं, तब रिस्क लेना वर्थ इट नहीं होगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स चित्रा बनर्जी दिवाकरुनीज अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज जिनकी किताब या बुक या नोवेल का नाम होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये किस बारे में है ये हमसे पूछा जा रहा है। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। कभी भी ऐसे सवालों को देख करके दिमाग में ये मत लाना कि ये क्वेश्चन बड़ा घटिया है, मैं इसे नहीं बनाऊंगा, सीधा स्किप नहीं करना। आपके पास आराम से 15 मिनट का टाइम रहेगा, ठंडे दिमाग से सोचना। ऑप्शंस को जब हम पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एक्सप्लेनिंग इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस, कल्चरल आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अरेंज्ड मैरिज। अब क्वेश्चन में अरेंज मैरिज, ऑप्शन में अरेंज्ड मैरिज, क्या कहीं और हमें अरेंज्ड मैरिज या ऑप्शन क्वेश्चंस को रिजेंबल करने वाला ऑप्शन मिला? नहीं मिला। ए के साथ जाओ एंड ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अच्छा 7 का भी मैंने आंसर नहीं बताया, हर बार मुझे आगे जाकर याद आता है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ये एलिमिनेशन से हमने नहीं निकाला, लेकिन ऑप्शन के बीच में ही आंसर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने नहीं बताया था, तो 6 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उलान बटर मंगोलिया हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी शायद मैंने नहीं बताया ना, आदत गंदी हो चुकी है। इसका आंसर 1946 होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ें। अब मुझे याद रहेगा, अब याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस ग्लेशियल टिल फ्रॉम सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियल मेल्ट वाटर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वैसे लोगों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या बोलता है। इट इज़ लेयर्ड एंड स्ट्रैटिफाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्लोइंग मेल्ट वाटर। मे बी नॉट, हालांकि मेल्ट वाटर क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है, तो आंसर हो भी सकता है, एक डॉट लगाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ यूनिफॉर्मली साइज्ड राउंडेड पार्टिकल, यूनिफॉर्मली साइज्ड राउंडेड पार्टिकल्स। ऑप्शन सी क्या कहता है, इट इज एन अनसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय ग्लेशियल आइस। अब यहाँ देखो, यहाँ यूनिफॉर्मली साइज्ड की बात करता है, यहाँ अनसॉर्टेड मिक्सचर की बात करता है। क्या दोनों ऑप्शंस सिमिलर बट अपोजिंग चीजों की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो आंसर इन्हीं दोनों के बीच में अब लाई करने वाला है। समझे बात को। अब इन्हीं दोनों में आप 50-50 का भी तुक्का लोगे, यानी अब आप तुक्का भी लेते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होने वाला है, और 9th का जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है। तो बी और सी में से ही आंसर था, एक्चुअल आंसर सी है। डी में पढ़ते हैं, डी क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गीता उपाध्याय। पहला क्या कहता है, गीता उपाध्याय इज अ हिंदी राइटर एसोसिएटेड विद असम। मे बी, ऐसे मुझे नॉलेज से आंसर पता है, लेकिन चलो मे भी मानते हैं कि ये सही होगा गलत होगा, मुझे नहीं पता, कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा। सेकंड क्या बोलता है, शी ट्रांसलेटेड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। मे बी नॉट। थर्ड क्या कहता है, शी वॉज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण इन 2025। अब यहाँ पे आपका दिमाग की घंटी आपकी बजनी चाहिए। जो ही 25 आपने देखा, ये डेटा है, डेटा को आसानी से गलत किया जा सकता। क्या पता ये 2024 होगा, क्या पता 2026 होगा, क्या पता 2023 होगा, वी नेवर नो। तो इस पे आप एक रेड फ्लैग लगाओगे जब आप 3 को गलत एज्यूम करते हो, ठीक है, कि 3 स्टेटमेंट हम गलत मानते, तो कौन कौन एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ए एंड बी में से मुझे कोई एक पिक करना होगा। मैं किसे पिक करूंगा, ये अब 50-50 का गेम बन चुका है। तो अब 50-50 में आप ए और बी दोनों में से जिसके साथ जाओगे 50% की चांस है कि आप आंसर सही मार्क करोगे। इसका आंसर वैसे बी रहेगा, ठीक है। तो अब ए और बी में से कैसे चुनना है, ये टोटली आपके ऊपर है। हो सकता है आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस रहा हो सकता है आपने कभी इनका नाम सुना हो, और अगर नहीं भी सुना तो गट फीलिंग के साथ जाओ, 50% की प्रोबेबिलिटी में कोई एक मार्क करोगे, आपके 50% चांस है कि आपका सही होगा। ये एलिमिनेशन कैसे काम करता है मैंने डिटेल में बताया है। ऑब्वियसली जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं। जो नए बंदे हैं प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट देखें, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 कैरीड आउट इन फरवरी 2021 इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे क्या समझ आया कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये एक एक्सट्रीम का उल्टा है। ये एक नॉर्मल कीवर्ड है कि चलो यार, ये नहीं बोल रहा कि एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, एवरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये कह रहा है मोस्ट पार्ट्स, यानी ज्यादातर पार्ट्स में यूज हो गया होगा। तो असर्शन के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो
असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन जहां ही मिले एक स्टेटमेंट को गलत ढूंढने का बेस्ट कोशिश करो। बहुत हाई चांसेस है कि आंसर आपका सी और डी में से ही लाई करता है हमेशा हमेशा, ठीक है, बहुत हाई चांस है, मतलब 90% से ज्यादा चांस है कि एक स्टेटमेंट आप गलत ढूंढो आप आंसर तक चले जाओगे, ठीक है। रीजन क्या कहता है, द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस वाज पोस्टपोन्ड सो दैट बोथ फेजेस कुड बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। तो यहां पर क्या बोल रहा है, पहली बात पोस्टपोन किया गया था या नहीं किया था, दूसरी बात पोस्टपोन करने का जो रीजन है एक और फैक्ट है कि दोनों फेजेस को एक साथ करवाया जा सके। तो यहां पर दो फैक्ट बता रहा है। जब आप मल्टीपल फैक्ट देख, अब यहां पे क्या है कि ये क्वेश्चन में यहां भी आपके फैक्ट्स बताए जा रहे हैं और यहां भी फैक्ट। अब सेंसस 2011 इसको फैक्ट में मत काउंट कर लेना, दिस इज नॉट योर फैक्ट। हाँ, फरवरी 2021 इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब फरवरी 2021 दिस इज योर फैक्ट, नो डाउट। यहाँ पर एक फैक्ट जरूर है, एक रेड फ्लैग जरूर है, बट यहाँ पर दो फैक्ट हैं, एक पोस्टपोन किया गया और दूसरी पोस्टपोन का एक रीजन बताया गया। दोनों चीजें एक साथ सही होनी चाहिए तभी रीजन विल बी राइट। तो यहाँ पर दो फैक्ट है, यहाँ पर एक फैक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर एक मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये क्या है, एक जनरलिस्टिक बात बोल रहा है, जनरलिस्टिक कीवर्ड की तरफ जा रहा है, ना कि एक एक्सट्रीम कीवर्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे एक को गलत मानना ही है तो मैं आर को गलत मानकर ए को सही मानूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ही आपका एक गलत साबित होता है तो एक सही साबित अपने आप हो जाता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में यही पैटर्न ही है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है पीवाईक्यूज में, लेकिन मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक, अगेन देखो, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। क्या बोला जा रहा है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स इनेबल सैटेलाइट्स टू पास ओवर अ गिवन लोकेशन एट नियरली द सेम लोकल सोलर टाइम। क्या अगर मैं नहीं जानता हूं, मान के चलो 2 मिनट के लिए मैं नहीं जानता कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, लेकिन क्या मैं बेसिक अंग्रेजी जानता हूं? क्या मैं ये जानता हूं कि सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस या सिंक बैठाने का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई ए है वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसी के साथ साथ में उसके सिंक बनाकर मैं बी में काम करूं। ठीक, यही सिंक्रोनस का बेसिक मीनिंग होता है। क्या मैंने इंग्लिश पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, सिनोनिम एंटोनिम कभी आए होंगे, ठीक है। तो हम जब सिंक की बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि सैटेलाइट एक लोकेशन से हर दिन लगभग सेम सोलर टाइम, जो लोकल सोलर टाइम है, सोलर टाइम का मतलब क्या है, आज मान लो 2 बज रहे हैं, 2 PM हो रहा है, तो ये 2 PM हम किसके हिसाब से बोलते हैं, ये सन के हिसाब से बोलते हैं। उस एरिया से जहां से सन पास कर रहा है उसके रेफरेंस में हम टाइम को बताते हैं, दिन का, है ना। तो उसके साथ सिंक बना रहा है, ऐसा रफली हमको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 से, ठीक है। अभी ये गलत है सही है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्या मैं स्टेटमेंट को समझ पाया? भले मुझे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि ये सन के साथ सिंक में रहता है, लोकल जो सोलर टाइम है, तो ये दोनों बात आपस में काफी तालमेल बना रही है। चांसेस है सही भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम इस पर डॉट लगा के छोड़ेंगे कि गलत जैसी कोई बात यहां पर मुझे नहीं लगी। स्टेटमेंट 2 को पढ़ो, क्या बोल रहा है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स देम आइडियल फॉर कंटिन्यूअस सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन मे बी सैटेलाइट्स ऑपरेटिंग इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। 1 मिनट दोस्त, अभी तो आपने सिंक की बात की। सिंक का मतलब क्या है कि सन क्या दिन भर एक ही लोकेशन पे रहता है, हमें दिखता है? नहीं, वो क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरीके से मूव करता है। तो ये तो एक लोकेशन पे फिक्स नहीं है, यानी देयर इज नथिंग स्टेशनरी हियर, यहां पर स्टेशनरी कुछ भी नहीं है। यानी अगर हम स्टेटमेंट 1 को सही मानते हैं तो 2 सही नहीं हो सकता, और अगर हम 2 को सही मानते हैं तो 1 सही नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो लेकिन अच्छे से समझो, एग्जाम में यही चीजें काम आएंगी आपकी। अगर 1 सही है, अगर मैंने माना कि ये सिंक करता है सन के साथ, तो यानी एक जगह पे नहीं रहता, यानी स्टेशनरी नहीं रह सकता। तो 1 सही मानूंगा तो 2 गलत हो जाएगा, और अगर मैं 2 को सही मानता हूं कि ये एक स्टेशनरी रहेगा तो ये सन के साथ सिंक में नहीं रह सकता। तो बोथ विल नॉट बी योर आंसर, हम सी को हटाएंगे, बोथ कभी आपका आंसर नहीं होने वाला ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक, उसी तरीके से दोनों में से अगर हम 1 को देखेंगे तो ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जिस चीज की ये बात कर रहा है, सन के साथ सिंक होने की बात कर रहा है, और यहां पे क्या बोल रहा है, सेम सोलर लोकल सोलर टाइम की बात कर रहा है। दोनों ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम बात की जा रही है, सन सिंक्रोनस का एक तरीके से डेफिनेशन दिया जा रहा है। तो 1 थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे, वर्ड्स को ब्रेक करोगे, तो 1 स्टेटमेंट सही है। जब हम 1 को सही मानेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली 2 गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने अभी अच्छे से आपको समझा दिया। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो आंसर है 12 का, वो ए हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। समझ गए बात को? वैसे ये सब कॉमन चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां आपको एलिमिनेशन लगाने के तरीके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप लगा सको। एग्जाम में सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन सेम
टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस चीज को समझना। ये क्वेश्चन देखो काफी फैक्चुअल टाइप का है, लेकिन इसको भी हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन प्लेज द प्राइमरी रोल इन रेगुलेटिंग द सर्केडियन रिदम, यानी स्लीप वेक साइकिल, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। आप सभी का जब से एग्जाम के बारे में आपको नॉलेज हुआ है, ये जरूर ब्रेक हुआ होगा। तो यहां पर देखो, मैं मान लेता हूं आपको नहीं पता, काफी इजी सा सवाल है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं पता। तो यहां देखो, ये क्या कहता है, थैलेमस, और ये क्या कहता है, हाइपोथैलेमस, यानी सिमिलर स्टेटमेंट हैं, बाकी कहीं सिमिलर नहीं है। आंसर इन्हीं बी या डी में से होगा। बी या डी में से 50% तुक्का मार के भी एक सेलेक्ट करोगे तो 50% चांस है कि आंसर सही जरूर होगा। वैसे इसका जो आंसर है वो हाइपोथैलेमस हो जाने वाला है। समझ गए बात को, आगे बढ़ें। 14 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब ये बहुत 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 कॉमन सा फैक्ट है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं पता। फॉर सम रीजन इतना इजी फैक्ट भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो क्या हमें इसमें कुछ एक्सट्रीम बात की गई, नहीं की गई। मे बी लोकसभा के जगह राज्यसभा हो सकता था, बस इतना ही मुझे पता है। तो फिर भी मैं इसमें डाउट लगाता हूं, बहुत एक्सट्रीम बात नहीं है। सेकंड पढ़ो, क्या कहता है, इन स्टेट्स हैविंग अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो भाई, मैंने हमेशा बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, तब क्या ही बोला जाए, फिर तो मतलब रिटायरमेंट ले लो भाई, नहीं करो तैयारी। क्योंकि इतना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस आपके पास होना चाहिए कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, कि जैसे सेंटर में आपके लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, वैसे स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट में है, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जो राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, और लोकसभा के इक्विवेलेंट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या इतना बेसिक हम सबने पढ़ा है? इतना तो हमें पता ही होगा, ठीक है। तो हमें इतना पता है। अब पढ़ते हैं आगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो, यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा की को रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, और यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। लेकिन हमें बेसिक पता है कि लोकसभा की इक्विवेलेंट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है काफी हद तक, कि अगर मैं 1 को सही मान लूं तो 2 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। अगर मैं 1 को सही मान रहा हूं तो उसके इक्विवेलेंट चीज ही स्टेट में चलती है। इतना तो हम सबने पॉलिटी पढ़ा है। तो अगर मैं 1 को सही मानूंगा तो 2 गलत होगा, अगर मैं 2 को सही मानूंगा तो 1 गलत होगा, यानी बोथ 1 और 2 कट जाएगा यहां से। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। चलो, अब क्या है कि दोनों भी गलत होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि दोनों तो लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं, बस लोकसभा वाली इक्विवेलेंट चीज यहां पर नहीं डाली गई। दूसरी बात ये कि भाई प्लीज हाथ जोड़ करके बोलता हूं, ये बहुत बेसिक फैक्ट है, बहुत बेसिक फैक्ट है। और जो 1 नंबर में आपसे बोला जा रहा है बहुत ज्यादा बेसिक फैक्ट है, इतना हम सबने पता होता है। अगर नहीं भी पता तब भी इन 3 के बीच में एक पिक करोगे तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाएगा। उसमें भी मैंने आपको समझा रखा है कि नीदर के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो अब इन दोनों के बीच में पिक करोगे 50-50 है कि सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हालांकि इसका सही आंसर ए है, 1 ओनली, क्योंकि 1 बहुत बहुत बेसिक फैक्ट है, सबको पता है। और मैंने बोला कि अगर 1 सही है तो 2 गलत होगा, तो 2 इज गलत, 1 इज सही। आंसर आपके जेब में, और जो 2 नंबर हैं आपको मिलने वाले हैं वो भी आपके जेब में। चलें आगे बढ़ें। 15 नंबर सवाल है, बड़ा लंबा स्टेटमेंट है। लंबे सवाल को देखकर हमेशा खुश होना, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो सप्लाई करेगा उतने वो अपनी ह्यूमन जो गलतियां हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है, वो आपके सामने रखेगा। चलो पढ़ते हैं। गवर्नर के बारे में, गवर्नर ऑफ अ स्टेट के बारे में है सारे स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट को समझ करके करेंगे। और नीचे भी हमेशा पढ़ लेना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहां पर हमारा लक सही है, करेक्ट ही पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता? आर्टिकल 356(1) प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नर्स रोल इन रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। अब मुझे यह पता है, रफली सबको इतना तो याद होता है कि आर्टिकल 356 इज अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, लेकिन उसमें भी 356(1) की यह बात कर रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ 356 देखकर मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली मैं इसको गलत नहीं कर सकता, सही होने के चांसेस है। एक डॉट लगाता हूं, आगे बढ़ता हूं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता? 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने रिड्यूस कर दिया गवर्नर के टेन्योर को फ्रॉम 5 years to 4 years। पहली बात, क्या आपने कभी सुना है कि आपने गवर्नर के बारे में अगर बेसिक भी पढ़ा होगा तो इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। गवर्नमेंट एज अ, क्या बोल सकते हो, एज अ
रिवाज की तरह इसको फॉलो करती है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दूसरी बात, अगर वो सब छोड़ भी दो तो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा, कौन सा, 41st वाला, 42nd नहीं, 43rd नहीं, यानी एक फैक्ट है। दिस इज वन रेड फ्लैग। ऐसे मैं येलो से बना रहा हूं लेकिन समझ जाना, दिस इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। अगला, रिड्यूस किया उसने, रिड्यूस किया, हो सकता है इंक्रीज किया होगा, तो ये अगेन एक रेड फ्लैग, एक फैक्ट की बात कर रहा है। 5 years अगेन एक रेड फ्लैग, 4 years अगेन एक रेड फ्लैग, चार रेड फ्लैग लग गए ऑप्शन नंबर 2 में, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 में। इसको तो गलत ही मान लो। जैसे इसको गलत माना, कौन कौन हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बी एंड डी। अब क्या मैं डी को पढ़ूं, पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 3 ऑटोमेटिकली सही हो गया है, बट फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। क्या कहता है, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट अ गवर्नर शुड ऑर्डिनरली, अगेन क्या बोला, एक जनरलिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई एक्सेसिव एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा कि मस्ट बी, शुड बी, ऐसा कुछ नहीं करता। इसने कहता ऑर्डिनरली, आमतौर पे, नॉट बी रिमूव बिफोर कंप्लीटिंग दी 5 year टर्म। अच्छा, 5 साल का जो टर्म है उससे ऑर्डिनरली उसको उससे पहले नहीं हटाना, एक्सेप्ट अंडर रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कोई इमरजेंसी हो ही गई तो हटा भी देना। यानी क्या है, ये बिल्कुल जनरल बात कर रहा है, बिल्कुल पापा लोग टाइप की स्टेटमेंट कह रहा है कि यार हो जाए तो देख लेना, नहीं भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर में जो पापा लोग होते हैं अपने छोटे भाई से जिस तरीके से बात करते हैं वो वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी जनरलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है। 3 वैसे भी हमने देखा कि सही ही आ रहा है, और बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ के भी लग रहा है कि सही हो सकता है। तो अब बी और डी में से हमें एक पिक करना है, हम किसके साथ जाएं, क्या हम 1 को गलत माने या नहीं माने। देखो, हमने एक डॉट लगाया था, यानी 1 आर्टिकल 356 पे तो जा रहा है। 356(1) ये हो सकता है ज्यादातर लोगों को याद ना रहे, फिर भी मैं इसको सही ही मानूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम कोई बात इसने नहीं की। हालांकि एक फैक्ट जरूर है, लेकिन एक ही फैक्ट है, तो मैं 1 और 3 के साथ जाता हूं। अब इन दोनों में से किसी के भी साथ जाओगे तो 50% की चांस जरूर है, फिर भी 15th का जो आंसर है वो बी ही है। 1 और 3 इज योर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 16 काफी इजी सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें भी ट्रिक लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्रिक लग रहा है तो मैं लगा कर दिखाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। इसको नॉलेज से मत बनाना, ट्रिक सोचो कि इसमें ट्रिक क्या लगेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारा फैक्ट है, बहुत सिंपल टाइप का फैक्ट है, लोग रिवाइज नहीं करते, तो ये फैक्ट हो सकता है आप भूल भी जाओ। तब क्या करोगे, क्या पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बारे में बात कर रहा है बेसिकली। आप सबने पढ़ा, इसका आंसर रटा हुआ होता है, लेकिन चलो मान के चलो मुझे नहीं रटा हुआ है, तब यहाँ पे हम वो वाला ट्रिक लगाएंगे। मैक्सिमम को हटाओ, मिनिमम को हटाओ। मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, 25 मीटर, हटा दो। मिनिमम कौन सा दिख रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, हटा दो। इन दोनों के बीच में आंसर पिक करना है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं दोस्तों। क्या 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे हमें बिना दर्द के दिख जाएगा। 2.5 मीटर से जैसे मान लो 1 मीटर करेंगे, 1 मीटर का मतलब समझते हो, 100 सेंटीमीटर। अपने आंख से 100 सेंटीमीटर दूर की चीज आपको नहीं दिखेगी, आंख में दर्द होने लगेगा। सामने एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एग्जाम हॉल में रफली 100 सेंटीमीटर दूर की चीज देखने की कोशिश करना, आंख में दर्द नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी टाइप का सवाल था, मैं सिर्फ आपको ट्रिक समझा रहा हूं ताकि ट्रिक की प्रैक्टिस रहे, ठीक। चलो आगे बढ़े। अनदर वन ऑफ दी क्वेश्चंस जहाँ पे वही वाली ट्रिक लगेगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पे मैं बहुत मजेदार बात आपको बताने वाला हूँ। देखो ये पूरी इस बार यहाँ पे ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो मैक्सिमम मिनिमम वाला ट्रिक कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज करना है। देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन दैट अ मैजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज फॉर एन ऑफेंस punishable with imprisonment of less than 10 years after which the accused becomes eligible for default bail। अगर आपको इसका आंसर याद है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। अब वही वाला ट्रिक हम लगाएंगे यहाँ पर, मिनिमम काटो, मैक्सिमम काटो, इन दोनों के बीच। अब ये क्यों काम करता है मैंने करोड़ों बार आपको समझा चुका है, तो मैं इसका ट्रिक नहीं, इसका रीजन नहीं बताऊंगा कि ये क्यों काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब मैंने आपको 2-3 वीडियोस में रिपीटेडली बताया। अब इन दोनों में से कैसे पिक करोगे, बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर इसके बीच में हम किसके साथ जाएं ज्यादा सेफ रहेगा। ऐसे किसी के भी साथ जाओ, अब तो 50% चांस है कि आपका आंसर सही ही आएगा और बिल्कुल आएगा। हालांकि ये ट्रिक एक्सट्रीम कंडीशन में अप्लाई करनी है, मैक्सिमम मिनिमम वाली, ठीक है। जब आप बहुत डेस्परेट हो या बहुत सेफ हो तभी लगाना है, 10 बार बता चुका हूं। अब इनमें से किसको चुनना है, चलो बताता हूं। इसमें अब मिनिमम देखो 15 है, मैक्सिमम देखो 90 है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। यानी इनके बीच का हम मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5, 10, ठीक है। और इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5, और ये कितना होगा, 4,
54.5, 54.5 ये मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट से ये दोनों ऑप्शन जो सबसे करीब बैठेंगे उनको चूज करो। अब आप बोलोगे इतना ये कैसे काम कर रहा है सर, क्या जादू है इसके पीछे, क्या आपने ट्रिक लगाया? देखो भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है मैंने आपको बता चुका हूं। इसका आंसर 60 डेज आपने मार्क करना है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यही इसका आंसर भी है। 60 डेज इज योर राइट आंसर। अब क्या ये ट्रिक फेल होगा? बिल्कुल होगा। यही तो रिस्क है एलिमिनेशन का, हमेशा ये ट्रिक नहीं लगेगा। इसके बावजूद कभी ऐसा आ जाएगा कि 30 डेज इसका आंसर हो सकता था, ऐसे नहीं है। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ये तरीका जब आप इस्तेमाल करोगे, काफी आंसर के करीब मेरे दोस्तों पहुंचोगे। समझ गए? प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस पे मैंने इसको लगा कर देखा है, ज्यादातर में काम करेगा, बहुतों में नहीं काम करेगा। बहुत बार ऐसा भी आएगा कि 15 डेज ही आंसर हो जाएगा, लेकिन यही तो रिस्क है एलिमिनेशन का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। उसके बाद भी अगर किसी ने मैक्सिमम मिनिमम के बारे में डाउट पूछा ना भाई, तो कमेंट में बहुत रूडली रिप्लाई करूंगा, पहले बता देता हूं। चलो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा दिमाग किधर जाना चाहिए? किसी एक को रॉन्ग ढूंढो। किसी एक को रॉन्ग ढूंढ लिया, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रॉन्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। बोल क्या रहा है? द स्वामित्व स्कीम यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टू सर्वे प्रॉपर्टीज एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज। ठीक, मे बी। चलो, स्वामित्व स्कीम के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं? नहीं जानते। मान लेता हूं मैं नहीं जानता हूं, आप ठीक है। फिर भी स्वामित्व जो है हिंदी का एक शब्द है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। इतना तो पता होगा ना यार, इंडिया में रहते हो, हिंदी संस्कृत अगर बांग्ला भी है तब भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना कि स्वामित्व, स्वामी का क्या मतलब होता है? किसी चीज का ओनर। ठीक। ड्रोन टेक्नोलॉजी टू सर्वे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज यानी किसी चीज का ओनरशिप का बात आ गया, तो हो सकता है ए कैन बी योर राइट आंसर। ठीक है, मतलब ए सही हो सकता है, असर्शन सही होने के चांसेस हैं। कीवर्ड है यहाँ पर, कुछ कीवर्ड्स को मैंने, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज, आप यहां पर भी प्रॉपर्टी और रूरल एरियाज। अब देखो रीजन को पढ़ो। द स्कीम कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वेट अ मिनट, यहां पर तो रूरल एरियाज की बात की जा रही थी और यहां रूरल अर्बन दोनों स्लाइड कर दिया है एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर गधा नहीं है, उसको पता है कि ये चीजें आप मिस रीड करोगे। उसको पता है कि आप जो कन्वीनियंट आंसर होता है ना कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ज्यादातर कन्वीनियंट लेजी लोग इसी को पिक करेंगे। इसको यहां पर वो नहीं पढ़ेंगे कि भाई यहां पे रूरल की बात हो रही थी, यहां अर्बन कहां से आ गया। तो अगर ए सही है तो आर सही नहीं होगा। तो ये तो कहीं से भी ए और बी तो हट गए। अगर ए सही है तो आर सही नहीं होगा, अगर आर सही है तो ए सही नहीं होगा। यानी सी और डी में से आपको एक आंसर को पिक करना है और 50-50 प्रोबेबिलिटी कि आप सही जाओगे। मुझे यहां पर दिख के लग गया कि एग्जामिनर जो है गेम कर रहा है। यहां रूरल अर्बन उसने एक्स्ट्रा में एक अर्बन घुसाया है, तो मैं ए के साथ जाऊंगा क्योंकि स्वामित्व जो है वो प्रॉपर्टीज के साथ फिट बैठ रहा है। स्वामित्व का मतलब हुआ ओनरशिप और ओनरशिप बैठ रही है किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। तो मैं ए को सही मानूंगा, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, उसके साथ मैं जाना चाहूंगा। एंड यही आपका आंसर भी है। समझ गए बात को? क्या समझ में आया? दिमाग में घुसा? अगर घुस गया तो लाइक करो, वीडियो को हाइप करो। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? एक पोइकल कुथिराई आट्टम, ठीक है, अट्टम यानी किसी तरीके के डांस की बात हो रही है, साउथ का वर्ड है। डमी हॉर्स डांसेस प्राइमरली परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये काफ़ी फैक्चुअल टाइप का सवाल है। मे बी आपके दिमाग में, जो नॉर्थ के बच्चे होंगे उनके दिमाग में ये आएगा कि सर केरला में मोहिनी अट्टम होता है, उसमें भी अट्टम होता है, यहाँ भी अट्टम है, तो केरला के साथ चले जाते हैं। नहीं, सारे स्टेट्स आपके साउथ के हैं। साउथ के वोकैबुलरी जो है, जैसे अब अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इवन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत सारे आपके कॉमन वर्ड्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे यूपी में भी उसका जो मतलब है वही सेम मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में एक कॉमन वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं वो साउथ के ही हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉमन वर्ड्स मिलेंगे। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना कि अट्टम, मैंने मोहिनी अट्टम देखा है उसके साथ मैं केरला के साथ चला जाता हूँ। नहीं, इसमें आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये एक फैक्चुअल सवाल है। आपको नहीं आता तो आगे बढ़ना होगा। इसका जो आंसर है वो बी तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आगे बढ़े। क्या बोलता है? काफी बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अगर किसी का स्कोर लोअर आ रहा है यानी 0 के आसपास आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? अब ये बहुत इजी सवाल है, लोगों को इसका आंसर याद भी होता है, लेकिन बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। देखो अब ऑप्शंस पढ़ोगे ना, डायरेक्टली आंसर तुम्हारे कटोरी में परोस रहा है। पढ़ो क्या कहता? लेस करप्शन
मोर करप्शन। भैया सिमिलर एंड अपोजिंग दिख गए, इन्हीं दोनों के बीच में आंसर होगा, अब तो मुझे पता है। लेकिन अब इन दोनों में से किसको चुनूं? और दूसरे को पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं, क्या बोलता है? हाई ट्रांसपेरेंसी, बेटर गवर्नेंस। अब मुझे एक बात बताओ, करप्शन जब कम होगा यानी ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तभी तो करप्शन कहीं पे कम होगा। गवर्नेंस कहीं पे अच्छा होगा तभी तो करप्शन कम होगा। यानी ए, सी और डी लगभग एक ही तरह की बातें को कर रहा है, ठीक है, लगभग एक तरह की बातों को कर रहा है, जबकि बी जो है वो एकदम डिफरेंट बात कर रहा है सबसे। तो मैं एक तो मुझे पहले ट्रिक से समझ में आया कि ए और बी में से कोई एक होगा, और फिर मैंने देखा कि ए, सी और डी तीनों की तीनों सेम है, तो एक क्वेश्चन के 3 आंसर नहीं हो सकते, एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होगा। तो मैं बी के साथ जाऊंगा, 20 का आंसर बी हो जाने वाला है, और यही इसका आंसर भी है। समझ गए बात को? वैसे कॉमन सवाल है, आपको याद रहेगा, लेकिन मैं ट्रिक लगाना सिखा रहा हूं। चलो आगे बढ़े, बहुत ईजी टाइप का सवाल है। कौन सा पेयर है जिसमें सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? यानी एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जिसे हम खेती कर कर उगाते हैं। सिंपल बात है, वर्ड एसोसिएशन से आंसर तक पहुंचेंगे। सीमेंट, क्या हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मांगेंगे? नहीं, खत्म करो इसको। कॉटन, क्या एग्रो बेस्ड है? शुगर, क्या एग्रो बेस्ड है? हो सकता है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। जूट एग्रो बेस्ड है? स्टील एग्रो बेस्ड है क्या? नहीं है, ये तो माइनिंग बेस्ड है। एडिबल ऑयल एग्रो बेस्ड है, बिल्कुल, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है, इसको भी हटाओ। बी इज योर राइट आंसर। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following protected areas recorded the successful reintroduction of the Great Indian Bustard in the wild in 2025? Great Indian Bustard, GIB के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। ये भी एक तरीके का फैक्चुअल सवाल हो गया, ठीक है। तो ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें डायरेक्टली कोई ट्रिक नहीं लगेगा। इसका जो आंसर है वो डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रिक नहीं लग रहा था, सिर्फ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बताया है। 23 में आते हैं। Which of the following rights was removed from the list of fundamental rights by constitutional amendment? अब देखो, ये तो काफ़ी इजी सवाल है, डायरेक्टली सबको पता होता है, लेकिन मान लेता हूँ फिर भी आपको नहीं पता, फिर भी किसी को नहीं पता है, किसी ने मान लो 10 दिन पहले पढ़ाई शुरू की थी। देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स फॉर आवर सेल्फ्स, जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो क्या इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है जनता के लिए? बिना इसके क्या हम एक डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है? इक्वालिटी की जैसी ज़रूरी है प्रॉपर्टी, कि अगर इसके बिना हम डेमोक्रेसी ही नहीं अज्यूम कर सकते? क्या ऐसा है? नहीं है, इसका ये एक आंसर हो सकता है। क्या फ्रीडम बहुत बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए? बिल्कुल है, तो ये भी नहीं होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये भी नहीं होगा। राइट टू प्रॉपर्टी इसका आंसर है। वैसे इसका आंसर सबको याद होता है, बट फिर भी मैं सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ, तरीके पे फोकस करें आप ये ना देखें कि इजी सवाल पे भी ये टीचर ट्रिक लगाकर सर क्यों बता रहे हैं। मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, ठीक, ताकि एग्जाम में अच्छे से सोचो। 15 मिनट का भरपूर इस्तेमाल करो, पेपर देकर बोलो कि सर मैंने बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मजा आ गया, ठीक है। चलो 24 है, क्या बोलता है? विच पेलोड ऑन बोर्ड द इंडियाज आदित्य L1 मिशन इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्टडी एंड मॉनिटर सोलर विंड की बात करता है, सोलर विंड एट द L1 पॉइंट, ठीक है। अब अगर आपको याद है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ देखो EX हटाओ, ए और सी में से आंसर आपको चुनना है। कोई भी रैंडम तुक्का भी मारोगे 50% चांस है सही हो जाएगा। इसका आंसर वैसे ए है। समझ गए कैसे एलिमिनेट किया? फटाक से आगे बढ़ो। आखिरी सवाल क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की ये बात करता है। क्या कहता है? पहला, द इंडियन फेडरल सिस्टम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बायस इन फेवर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अगर आपने बेसिक पढ़ा है, हमारे बैच से पढ़ा था, किसी बुक से पढ़ा था, हर जगह पे आपको ये फैक्ट मिलेगा। दिस इज पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। लेकिन मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ कि आपको ये नहीं पता था, ठीक है, आप नहीं जानते। चलो स्टेटमेंट 2 पढ़ें, क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। अब देखो, कहीं भी पॉलिटी में जब ये सवाल आपको ऐसा दिखे ना, कोई स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कोई चीज लिखी हुई है, यानी एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करके लिखा हुआ है, फेडरल वर्ड यूज किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कम चीजें, रेयर है बहुत बात। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑलरेडी बहुत लंबा है, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है। ये ट्रिक के जैसा ही दिमाग में लगा लो कि पॉलिटी में जब भी कुछ आएगा कि XYZ इज mentioned in the constitution या फिर as per the constitution XYZ is possible, तो बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें डायरेक्टली मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इन्फर किया है, रीड करके हम उसके अंदर से निकालते हैं कि अच्छा ये मतलब रहा होगा। ज्यादातर चीजें डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, इसको समझ लो, ठीक। तो 2 को तो सीधा गलत करो, जैसे ही 2 को गलत करते हो ये हट गया, ये हट गया।
ए के साथ जाना है, डी के साथ जाना है। अब ये पहला वाला फैक्ट है, सबको पता होता है दोस्त, आपको भी पता होगा, मुझे पता है, लेकिन अगर मान लो नहीं पता है तब मैंने क्या कहा, नीदर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसके साथ भी कभी मत जाना, मतलब बहुत रेयर में जाना, जब 100% श्योर है तभी जाना, अदरवाइज आप ए के साथ चले जाओगे। ओनली वन एंड एब्सोल्युटली ए इज योर राइट आंसर। क्या हमने समझ लिया? क्या हमने 25 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके समझा कहाँ अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है? ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं अपने कोर्स के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा है। यहाँ पर कोई नया बैच लेकर, कोर्स लेकर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाऊँ। ठीक, हालांकि अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो आने वाले 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें एग्जाम क्लस्टर के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो नए यूज़र्स के लिए, नया यूज़र यानी नया मोबाइल नंबर होना चाहिए, अब आप सब समझदार हो, उनको कूपन कोड क्लस्टर इस्तेमाल करने पर डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपका एक्सपायर हो गया है या नया परचेज करने वाले हो, तो प्लीज़ एक नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप परचेज करें, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करें, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, हो सके तो कमेंट कीजिएगा। इंगेजमेंट थोड़ा अच्छा जाता है तो वीडियो प्रमोट होता है, क्योंकि ये लंबा वीडियो है, एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस को सप्रेस कर देता है। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और प्लेलिस्ट अभी स्क्रीन पर जो आ रही है उसे चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपने एलिमिनेशन ट्रिक्स की सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, स्टेनो की तैयारी करें, या अपकमिंग किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।